हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट्स, आप अपनी 7th की क्लास में ये स्टडी कर चुके हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज स्टडी करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप ये भी स्टडी कर चुके हो कि some materials allow electricity to pass through them easily. These are called good conductor. And some materials do not allow electricity to pass through them easily are called poor conductors, bad conductors. तो जो good conductors हैं, ये कौन कौन से materials हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं इजीली? वो क्या है? मेटल्स। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। और बैड कंडक्टर्स हैं नॉन मेटल्स। रबर बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, वुड एंड नॉन मेटल्स, ये सब क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अब ये सब जो है मटेरियल्स कि कौन सा मटेरियल गुड है, कौन सा मटेरियल बैड है, इसके लिए आप क्लास में बहुत सी एक्टिविटीज दी गई थी, वो आपने अवश्य ही करके देखी होंगी सावधानी के साथ कि कौन सा मटेरियल गुड है और कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये सभी मटेरियल्स किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या सॉलिड ही इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, या लिक्विड भी करते हैं? डू लिक्विड्स आल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम? क्या लिक्विड भी अच्छे कंडक्टर्स हैं? डू लिक्विड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कि जो लिक्विड्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं? तो जो लिक्विड्स हैं जैसे एसिड है, बेस है, साल्ट सॉल्यूशन है, टैप वाटर, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। और बैड कंडक्टर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स में डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि डिस्टिल वाटर क्यों गुड कंडक्टर नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जबकि डिस्टिल वाटर में कोई मिनरल नहीं होता है, इसलिए डिस्टिल वाटर क्या है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आपके पास लिक्विड है, फिर वही क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि कैसे फाइंड आउट करें कि ये गुड कंडक्टर है या नहीं है। तो जिस प्रकार से आपकी 7th क्लास में एक्टिविटीज दी गई थी जिससे आपने फाइंड आउट किया था कि गिवन कंडक्टर इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, उसी प्रकार से क्लास 8 में भी आपको एक्टिविटीज दी गई है ये फाइंड आउट करने के लिए कि गिवन लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर और ए बैड कंडक्टर। अब ये एक्टिविटीज करने के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है क्या? कि आपको घर में जो मेन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका यूज नहीं करना है, आपको जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना है और न ही इन्वर्टर की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। आपको फिर क्या यूज करना है? आपको सेल यूज करना है या बैटरी यूज करनी है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आप सपोज टैप वाटर के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि टैप वाटर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप एक पोर्ट लेंगे, पोर्ट में टैप वाटर फिल करेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को फिट करेंगे और इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट को पास करेंगे। अब थोड़ी देर में जब करंट पास होगा तो आप क्या देखेंगे कि पोर्ट में बबल्स आपको दिखाई देंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे। वो बबल्स किस चीज के हैं? वो बबल्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे?
ऑक्सीजन के बबल्स उस इलेक्ट्रोड पे बनेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, वहां पर ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे। और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उस पर हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे। तो ये आपको क्या शो करता है कि जो लिक्विड आपने लिया है वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू इट, और कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो एक्टिविटी करते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है और केवल अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही करेंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप अपने घर में देखते होंगे टैप्स हैं, आपकी बाइक है, साइकिल है, उनके हैंडल्स हैं, टायर्स के रिम्स हैं, घर में विंडोज हैं, डोर हैं, उनके हैंडल्स हैं और लॉक है, ये सब के ऊपर एक शाइनी लेयर आप देखते हैं। ये शाइनी लेयर किसकी बनी हुई होती है? ये शाइनी लेयर क्रोमियम की बनी होती है। क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव है, इससे हम एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए एक चीपर मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू एक क्रोमियम की पतली सी लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट की जाती है, जिससे वो अच्छा भी लगता है, सुंदर भी होता है, शाइनिंग भी होता है, वो उसका कोरोजन भी नहीं होता, उसपे स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस हम किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग the process of depositing a layer of any desired metal on the another material by means of electricity is called electroplating. यानी कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जिस मटेरियल पे हम अपना वांछित डिजायर्ड मेटल की लेयर चाहते हैं उसको डिपॉजिट किया जाता है सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि बाइक्स के हैंडल्स हैं और साइकिल के हैंडल हैं, घर में दरवाजों खिड़कियों के हैंडल्स हैं, रेलिंग्स हैं, इनके ऊपर जो शाइनिंग लेयर लगी हुई होती है वो किसके थ्रू लगाई जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू लगाई जाती है। और ये लेयर किस चीज की होती है? ये होती है क्रोमियम की। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम एक वो मेटल है जो बहुत शाइनी है और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, इसलिए इसे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, केवल इसकी लेयर लगाई जाती है। दूसरे मटेरियल का ऑब्जेक्ट बनाकर उस पर इसकी लेयर चढ़ाई जाती है। अब क्यों क्रोमियम का यूज किया जाता है? एक तो ये शाइनी है, दूसरा कोरोट नहीं होता, कोरोजन नहीं होता, रेस्ट नहीं लगता इस पे, तीसरा इस पे स्क्रैच नहीं होते हैं, रेजिस्ट टू स्क्रैच, इसलिए क्रोमियम का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज किसमें होता है इसका? ज्वेलरी जब बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है कि गोल्ड है, सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल नहीं होते हैं सभी के लिए, तो उसमें एक जो चीप क्वालिटी का मटेरियल है उसका जेवर बनाया जाता है, ज्वेलरी उसकी बनाई जाती है और फिर उस पर सिल्वर या गोल्ड की लेयर डिपॉजिट की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू, कि सभी को ये लगे कि ये जो जेवर है ये किस चीज का बना हुआ है? सिल्वर का बना हुआ है या गोल्ड का बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे किचन की यूटेंसिल्स जो है, किचन यूटेंसिल्स,
वो यूटेंसिल्स जो ब्रास के बने हुए हैं, पीतल के, कॉपर के बने हुए हैं, तांबे के, उन पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू लेयर डिपॉजिट की जाती है। दूसरे मटेरियल के शाइनी लेयर, दूसरे मेटल की शाइनी लेयर डिपॉजिट की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। क्यों की जाती है? क्योंकि जो हमारा पीतल का या तांबे का जो बर्तन है उसमें हम बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते। ऐसी जैसे दही है, लस्सी है, उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर के काफी देर तक हम उनको रखकर यूज नहीं कर सकते। रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये जब से रिएक्ट करते हैं, इसलिए उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू दूसरे मेटल की एक लेयर लगाई जाती है। आपके घरों में ऐसे बर्तन हो तो आप अवश्य चेक करना। इन द सेम वे, घर में फूड को स्टोर करने के लिए जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, टीन है, कैन्स है, उन पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू लेयर लगाई जाती है। किसकी लेयर लगाई जाती है? टिन की लेयर लगाई जाती है। किस पर? आयरन के ऊपर। पहले ऑब्जेक्ट का जो कैन है आपके, उनको किसे बनाया जाता है? टिन या कैन से, उनको आयरन से बनाया जाता है। फिर उनके ऊपर टिन की लेयर लगाई जाती है ताकि फूड स्पॉइल न हो। यदि आयरन का ही होगा तो फूड स्पॉइल हो जाएगा। तो ये थे हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेज। तो ये सब था बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन आवर डेली लाइफ एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को आगे की क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।